नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं और सत्ता के महासंग्राम के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है विकास सक्सेना। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस ने जो आज अपना घोषणा पत्र जारी की है उस पर बात करेंगे और साथ में आज जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य जोर जो है हमारा वो हरियाणा पे रहेगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पे है। 1 तारीख को 5 को वहां पर चुनाव होने हैं और उसके बाद 8 तारीख को 5 तारीख को मेरे ख्याल से डेट बढ़ी है ना। बिल्कुल डेट बढ़ी है 8 तारीख को। हालांकि सबके परिणाम आना है, लेकिन 5 और 8 एक और 5 की जगह 5 और 8 हो गए। इसमें करेंगे चर्चा। और साथ में हरियाणा में जिस तरीके से प्रचार के दौरान विनेश फोगाट ने कहा है कि हाथ नहीं थप्पड़ है, इसका जवाब बीजेपी किस तरीके से देगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विकास क्या दिखा रहे हैं? आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर यह है कि कांग्रेस ने अपनी गारंटीज दे दी हैं और आज गारंटीज जो दी हैं उसमें बहुत कुछ उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन सबसे ज्यादा गारंटीज ऐसी हैं जिसमें पैसों का जिक्र किया गया है। बात की गई कि हम 2000 रुपए ऐसे हैं जो महिलाओं को दिए जाएंगे, साथ ही बात की गई कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम वादे जो हैं किए गए, लेकिन जैसे ही गारंटीज दी गई तो विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ जो चुनावी वादे कांग्रेस करती है ये वही वादे हैं और कुछ नहीं है। तो कांग्रेस में किस तरह से देखिए मैनिफेस्टो जारी हुआ है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस मैनिफेस्टो यानी जो 7 गारंटीज उसको कहा जा रहा है। हालांकि बाद में मैनिफेस्टो लाने की बात भी चल रही है, लेकिन 7 गारंटीज क्या कुछ हैं सबसे पहले आपको वही दिखाते हैं। बिल्कुल, अब घोषणा पत्र की जगह ये लोग गारंटी दे रहे हैं और बीजेपी घोषणा पत्र की जगह जो संकल्प पत्र जारी करती है। क्या है एक बार देखते हैं। गारंटी जो 7 गारंटी है वो 7 गारंटी क्या है। हालांकि 5 गारंटी को लेकर के राहुल गांधी जो है लगातार यात्रा जो कर रहे थे उसमें वो 5 गारंटी लगातार देते हैं। 5 तरीके की न्याय की बात करते हैं और उसी के आसपास जो है इनका पूरा जो है हर एक स्टेट में जहां भी चुनाव हो, देखिए अगर जम्मू कश्मीर जो अभी चुनाव हुए वहां भी इन्होंने गारंटी दी और अभी हरियाणा के लिए भी इन्होंने गारंटी निकाली है। और पहली जो गारंटी है 2024 के लिए जो गारंटी पत्र है उसमें महिलाओं के लिए 2000 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे। जो केजरीवाल ने जो गारंटी दी थी उसी का कॉपी 2019 में वादा था कि महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। ये हमने कंपेयर भी किया है 2019 और 24 के गारंटी में कितना अंतर है। तो बुजुर्गों दिव्यांगों को 6000 की पेंशन की बात कांग्रेस इस बार कर रही है। और 2019 में क्या वादा था कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था। इस बार भी देखिए अभी तक कांग्रेस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही अड़ी हुई है, यानी 5 साल बीत चुके हैं। बिल्कुल, हमारे पीछे में जो आ गया है एक बार हम लोग पीछे स्क्रीन पर दिखा दें। 2024 के लिए गारंटी पत्र जो महिलाओं के लिए दिया उसमें 2000 रुपये प्रति माह जो है देने का वादा किया है। 2019 में उन्होंने कहा था कि 33% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी गारंटी है 7 गारंटी दी है। दूसरी जो गारंटी है दूसरी गारंटी में उन्होंने कहा है कि दूसरी गारंटी एक बार दिखाइए स्क्रीन पे, जरा चेंज कीजिए। चलिए आगे चलेंगे और गारंटी अगली क्या है देखिए। बुजुर्गों और दिव्यांगों को 6000 रुपए पेंशन देने की बात की जा रही है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा जो 2019 में किया। बिल्कुल, चूंकि 2019 में ये आए नहीं तो 2000 हालांकि पुरानी पेंशन योजना इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है इन्होंने लागू की है, लेकिन पैसे देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं है खजाने में और वहां पर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो वहां पे हो रहा है। 2024 के लिए दूसरा जो गारंटी तीसरा जो है 2 लाख सरकारी पदों को जल्द भरे जाएंगे। हालांकि इसमें बीजेपी का अपना टेक है कि जो भी नौकरी निकालती है बीजेपी इनका एक गैंग है वो जाकर के वहां पर कोर्ट में उसे चैलेंज कर देती है और नौकरी को किसी न किसी बहाने से रोक देती है। 2019 में क्या था कि फसल के लिए एक दाने पर एमएसपी मिलेगी, जैसे बीजेपी ने इस बार घोषणा कर दिया है और एमएसपी की जो मांग थी उसे पूरा कर दिया है बीजेपी ने। अगला क्या है एक बार अगला देखते हैं। 2024 के लिए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की गारंटी अच्छी गारंटी है, होनी चाहिए और ये चीज़ जो है बीजेपी के घोषणा पत्र में भी है। और 2019 में वादा था कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो बिजली पर इस बार क्या कहा है 300 यूनिट देने की बात मुझे लग रहा है कि इस बार भी जो है फ्री बिजली की बात कांग्रेस ने की है। इसके अगला कुछ भी लगा 7 गारंटी में भी एक गारंटी बाकी है, 6 गारंटी भी है। जी बिल्कुल, एक गारंटी राज्यों में चिरंजीवी योजना की गारंटी। जो आयुष्मान योजना है ये उसी की कॉपी है चिरंजीवी योजना। और बुजुर्गों को भी रोडवेज में मुफ्त यात्रा का वादा 2019 में किया था, लेकिन चूंकि सरकार इनकी आई नहीं थी तो सरकार उसके बाद एमएसपी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी और गरीबों को मुफ्त उपचार दिया जाएगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि 2019 वाला जो है उसको कुछ मॉडिफाई किया गया है इसमें। वो सारी चीजें कि 2019 नशे में लिप्त अपराधियों के लिए एसटीएफ के गठन की बात की है। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये जो उनकी गारंटी है आयुष्मान योजना वाली बात है जिसको उन्होंने नाम चेंज किया है इसमें, तो उसी तरीके की बात है। 2019 में यही वादा था
फिर 2024 के लिए गरीबों को 2 कमरे का मकान दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये उसी के तहत जो है वो गरीबों को आवास दिया जाएगा 2 लाख का। ये सेम योजना है जो सरकार अगर चलाई रहे तो गर्भवती महिलाओं को 3,500 रुपया प्रति माह, 2019 में यानी 3,000 के अलावा है ये 3,500, यानी जो अगर महिला गर्भवती है तो उन्हें 6,500 मिलेंगे। ये बात है या ये अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि पहली गारंटी थी कि 3,000 महिलाओं को देंगे, तो गर्भवती को अगर 3,000 अलग से देंगे 6,500 हो जाएगा उनका, या 500 रुपये का फायदा होगा। ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि इसको भी साफ करना चाहिए। 7 गारंटीज कांग्रेस ने आज हरियाणा की आवाम के सामने रखी है, लेकिन अब ऐसा बीजेपी का कहना है, बीजेपी उस पर तंज कसती नजर आ रही है। हालांकि नतीजा क्या होगा ये तो आपको 8 तारीख को पता चलेगा। अब तैयारी कांग्रेस ने की है तो तैयारी बीजेपी की भी है, लेकिन पीएम मोदी अगले कुछ दिनों के लिए हरियाणा को लेकर बिजी शेड्यूल में नजर आ रहे हैं। चुनावों को लेकर तगड़ी तैयारी प्रधानमंत्री की है। 26 सितंबर को पीएम मोदी सोनीपत के राई विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने वाले हैं। आपको यह भी बताते चलें कि मौजूदा समय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इस राई सीट से ही विधायक हैं। इसके बाद पीएम 28 सितंबर को हिसार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। 2 अक्टूबर को पीएम पलवल में चुनावी आशीर्वाद रैली भी करने वाले हैं, तो ग्राफिक्स के जरिए भी ये आपको बताएंगे। लेकिन मुकेश जी, एक यहां से मेरा सवाल कि प्रधानमंत्री की जब कोई रैली होती है, पूरा क्षेत्र आसपास का जो इलाका है वो प्रभावित होता है, और इतनी बैक टू बैक प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या ये राइट है? राई में जो ये जनसभा कर रहे हैं, सोनीपत के जिले में है राई, और राई के आसपास यानी सोनीपत में 9 विधानसभाएं आती हैं, तो 9 विधानसभा को ये जो है एक तरीके से कहें वहाँ करेंगे। और राई में चूंकि इस बार जो मोहनलाल बडोली हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम अध्यक्ष हैं तो संगठन का काम, अध्यक्ष का काम चुनाव लड़वाना होता है। अगर वो चुनाव लड़ने लगेंगे तो खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी हो जाएंगे, तो पूरे प्रदेश पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद से इनकार किया था। और चूंकि एक फार्मूला भी वहाँ पर विकास दिया गया है कि जो जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनको टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी दी गई है, संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। तो उसी के तहत जो है सबसे पहले एक उदाहरण पेश करते हुए मोहनलाल बडोली ने जो है, चलिए प्रधानमंत्री का क्या कुछ प्लान है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम यहां से बहुत जल्दी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के लिए मोदी का प्लान क्या है, देखिए आप देखेंगे कि 26 सितंबर को सोनीपत के राई में जनसभा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 26 सितंबर के बाद, जिसका राई का जिक्र अभी मुकेश जी ने किया है। आगे चलिए ग्राफिक्स बताइए। अगला राई से जो है वहाँ मोहनलाल बडोली जो है वो वहाँ पर से विधायक है वर्तमान में, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। 28 सितंबर को हिसार में रैली करेंगे। हिसार काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हिसार जो है चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए। वहाँ पर इस बार वो सीट भी इनके हाथ से वो निकल गई है तो लोकसभा की, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर उनका असर होगा विधानसभा में फिर से वापसी लेने का। 2 अक्टूबर को पलवल में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे, और पलवल के आसपास की सारी सीटें, ये पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र है हरियाणा का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी असर होगा प्रधानमंत्री मोदी का। और 26 सितंबर को सोनीपत के राई में करेंगे। ये राई जो है ये महत्वपूर्ण 9 विधानसभा से लेकर 2 तक पूरा शेड्यूल जो है पूरा प्रधानमंत्री का एकदम टाइट है, और बीजेपी बिल्कुल आक्रामकता के साथ हरियाणा चुनावों में बिजी नजर आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए परिणामों के बाद एक तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा घटा है, तो कांग्रेस फुल एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी हरियाणा की गद्दी को अपने पास ही रखने के लिए एक तरफ एक सियासी जतन करने को तैयार है। आइए अब ऐसे में आपको यह भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दोनों की प्रमुख पार्टियों का परफॉर्मेंस आखिर क्या रहा है। सबसे पहले अगर बात 2014 की जाए तो विधानसभा चुनावों में हम देखेंगे तो यहां कांग्रेस के हाथ सिर्फ 15 सीटें आई थी, तो वहीं बीजेपी भी अगर मुझे लग रहा है कि ग्राफिक्स पे नुकसान क्या है, चलिए ग्राफिक्स प्ले करते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को क्या नुकसान हुआ था। मुकेश जी, देखिए विधानसभा में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी, और लोकसभा में केवल 1 सीट जो है वहां पर दीपेंद्र हुड्डा की जो सीट थी वो आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है 31 थी, और फिर 2019 में उनको 0, कांग्रेस की बात करो, और लोकसभा में इस बार 5 सीटें, यानी 2024 में गेन है उनका जो है मोरल भी है। बीजेपी को विधानसभा में 14 में 47 सीटें मिली थी, लोकसभा में 7 सीटें मिली थी, 3 जो है विपक्ष को गए थे। विधानसभा में 2019 की 40 सीटें बीजेपी जीती थी, हालांकि जो 45 सीटें चाहिए थी, 7 जो है उन्होंने मिला करके किया था, सरकार बनाई थी जेजेपी के साथ। लोकसभा में 19 में 10 की 10 सीटें इन्होंने जीती, लेकिन इस बार जो है 5 सीटों का जो है वो नुकसान उनका दिखा रही है। अब विधानसभा की बात, वो लोकसभा की बात थी, विधानसभा की बात करें तो 14 में 47, अभी हमने दिखा दिया कि 14/7/2014 की लोकसभा में, लोकसभा और विधानसभा दोनों है, 40 जो है पिछली बार 2019 की विधानसभा में, और लोकसभा में 10, और इस बार 5, यानी 5 का नुकसान है। और ये जो 5 का नुकसान है, इसी 5 के नुकसान के कारण जो है
जो गेन बीजेपी को कांग्रेस को हुआ है, कांग्रेस का मनोबल हाई है, उनको लगता है कि इस 5 के फायदे से जो है वो इस बार सत्ता में काबिज हो सकते हैं, इसलिए उनका मोराल हाई है और बीजेपी जो है इसी स्ट्रैटेजी से लड़ने के लिए जो है इस बार अपना घोषणा पत्र भी कल हो सकता है वो बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाए और तब पता चले कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि जो गारंटी दी है उस गारंटी को काटने के लिए बीजेपी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, अक्सर तो बीजेपी घोषणा पत्र नहीं करती, संकल्प लेती है। हाँ, तो संकल्प पत्र जिसको मैनिफेस्टो भी कहा जा रहा है वो कल संभावित है कि बीजेपी अपना लाने वाली है। बीते 2 लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर वोटिंग परसेंट के चश्मे से देखें तो पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का वोट शेयर केवल 28% था, तो 2024 से यह बढ़कर 43%। एक बार फिर से इसे भी हम लोग ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव में जो दलों का जो परफॉर्मेंस है, 2000 कांग्रेस को 28.51% 2019 से मिले थे और 2024 में 43% गेन जो है वो लिया गया है। और बिल्कुल बीजेपी की बात करें 58.21% था, जो 46% लगभग अगर देखें के आसपास का नुकसान है। ये जो है ये बीजेपी की चिंता जो है, ये जो वोट परसेंटेज में जो 2024 में जो कमी, चूंकि 5 सीटें कमी है, हालांकि 5 सीटों के मुकाबले अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। अगर आप देखें 5 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन लोगों का समर्थन जो कोई बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज 5 सीट के हिसाब से अगर आप देखें तो वोटों का नुकसान कम हुआ है, लेकिन जो 43.67 जो कांग्रेस को 2024 में मिला है, मुझे लग रहा है कि यही जो आंकड़ा है, इसी आंकड़े को देख करके कांग्रेस का मोराल जो हाई बड़ा गेन कांग्रेस ने यहाँ पे किया था। बड़ा गेन, लेकिन देखिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है दोनों अलग अलग है और दोनों में लोगों का सोचना अलग होता है, दोनों में वोट का पैटर्न अलग होता है। लेकिन कांग्रेस ने जो सोच करके इस बार ये चुनाव ये कर रही है, कांग्रेस में जिस तरीके का अंतर कला है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इस बार हम बाजी मार लेंगे और इसी वजह से कांग्रेस के भीतर जो है दावेदारों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। कुमारी सैलजा और हुड्डा का जो गुट है वो कांग्रेस का खेल जो है वो बिगाड़ने लगी। क्या है एक बार और इधर सुरजेवाला साहब अपना दावा ठोक रहे हैं, तो ये बड़ा सुरजेवाला दावा नहीं ठोक रहे, सुरजेवाला इनफैक्ट वो सैलजा की गुट के ही लोग हैं। तो वो चाह रहे हैं कि सैलजा बने, क्योंकि वो एंटी हुड्डा गुट के हैं। जी, मतलब नाराजगी वो सामूहिक तौर पे सामूहिक तौर पे और सुरजेवाला साहब। बिल्कुल। चलिए, वहीं जुलाना की जंग अब बेहद मजेदार हो गई है दर्शकों। कुश्ती के दंगल से लेकर राजनीति के अखाड़े में एंट्री मारने वाली विनेश फोगाट ने एक बयान दिया। हरियाणा की जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट की पार्टी चिन्ह की तुलना अब थप्पड़ से कर दी। उन्होंने कहा कि ताई, आपको पता तो होगा कि मेरा चुनाव निशान क्या है। हाथ का चुनाव निशान है ताई, कभी गलत जगह बटन दबाओ। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। क्या कुछ कहा है, सीधा आपको सुनवाते हैं। इनू को सारी जितवा देंगे नू तो मेरा ना चोरी का निशान गुस्सा है। गलत जगह दबाया हो, हाथ का निशान है ताई, अरे वो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया रात में दबा दे, दिल्ली दिन लगेगा जाके ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि सब लोगों ने अपने वक्तव्य दे दिया है, सबको पता भी है। 10 साल में जो संघर्ष, जो अपमान हमने सहा है, अभी टाइम आ गया है बदला लेने का। बदला लेना है बेरोजगारी का, बदला लेना आपके अपमान का। जो हमारे सरपंच हैं, आशा वर्कर हैं, चाहे पहलवान हैं, चाहे किसान हैं, हम अपनी जान लगा देते हैं अपनी पगड़ी की रक्षा करने के लिए, इसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, विनेश फोगाट को कह रही हैं कि हाथ का पंजा है, इसको हाथ ना समझें। अब हालांकि ऐसे समय में ऐसी बातें कितनी सही है, ये तो राजनीतिक जो विश्लेषक हमारे साथ को अगर वोट नहीं दे तो एक तो धमकाना भी होगा, अगर वोट नहीं दिया तो थप्पड़ ही लग सकता है आपको। जी, खैर करें। पैनल मेरे साथ मौजूद है, रमन मलिक साहब जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा जी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत है। और सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। चर्चा की शुरुआत करें। पहला सवाल बालमुकुंद शर्मा जी आपसे ही लेना चाहूंगा। एक तरफ अभी तो आप चुनावी प्रचार में उतरे हैं सर, आप हाथ को अगर आज थप्पड़ बताएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? देखिए, वैसे तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा सदन माना जाता है जी, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है कि कोई व्यक्ति कह क्या रहा है और मीडिया उसको दिखाना क्या चाहती है,
पर कोई मैं ये समझता हूँ कहीं तो इंसानियत होगी ना किसी भी सदर पे जाकर के। एक आदमी है जो महिलाओं की इज्जत को तार तार करता है और वो महिला आज कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ करके संदेश देना चाहती है। ये थप्पड़ उसको लगेगा जो जो वहां यूपी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये थप्पड़ वहां जाएगा। समझे मेरी बात आप भी। और रही बात ये जो आप एंगल समझा रहे हैं सर, ये एंगल जनता समझे तो ज्यादा बेहतर है। मीडिया हो सकता है गलत समझ ले, आप ये कह रहे हैं, पर जनता गलत समझ लेगी तो आपकी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी फिर हरियाणा में। तो आप भी समझ लो, जनता तो समझ लेगी, आप भी समझ लो। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा बहुत तो निष्पक्ष हो जाओ। अगर ज्यादा नहीं हो सकते थोड़ा बहुत तो निष्पक्ष हो जाओ। इसमें निष्पक्षता वाली और पक्ष लेने की वाली क्या बात है बालमुकुंद जी? मैंने तो बाइट दिखाई ना, जो उन्होंने कहा वो तो मैंने पूरी बाइट दिखाई। अब जनता को डिसाइड करना, मुझे लगा कि ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी कभी जो है ना, आप कहना कुछ चाहते हैं, चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड की नहीं है ना, तो बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ और जा रहा है, मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। वो पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जहां मैसेज देना चाहती थी वहां मैसेज पहुंच गया। तो क्या मैसेज है? एक बार जरा सा आप पूरा मैं कहें तो मैं फिर से बाइट सुना दूंगा आपको। आपने मेरे को सुन ली मैंने। क्या मतलब है उसका, ये जरा बताइए। वो जो पिछले 3-4 साल से उनके साथ है दुर्व्यवहार हुआ है और जिस तरीके की कृत्य किए हैं वहां के हॉकी के, ये जो अब कुश्ती के जो दंगल में उन लोगों के साथ जो है भद्रता हुई है, पुलिस में मुकदमे दर्ज भी कराए गए हैं, उनको सड़कों पर घसीटा गया और जिसकी वजह से घसीटा गया है, ये वहां संदेश देना है, वहां संदेश चला गया। रमन मलिक साहब, ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए लगता है आपको कि कुछ और हाथ लग रहा पे है? नहीं दबेगा तो थप्पड़ लगेगा, तो बटन हाथ पे नहीं लगेगा, थप्पड़ लगेगा नहीं कहा उन्होंने कहा ये थप्पड़ की आवाज वहां जाएगी। दोबारा बाइट सुन लो, आप भी सुन लो और मैं भी सुन लूंगा। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, पीसीआर को वो सुनाए, तब तक मैं रमन मलिक जी के पास जाऊंगा। जो रमन मलिक क्या समझे इस बयान से? रमन मलिक जी सुना दें, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सुना था वो थप्पड़ का काम करेगा। अब मेरे को नहीं पता कि उन्होंने क्या सुना और मैंने क्या सुना, तो एक बार दोबारा सुना सकते हैं वो हिस्सा? जी एक बार मैं कहूँगा पीसीआर से वो बाइट जो है विनेश फोगाट की एक बार फिर से सुनाए। हमारे जो मेहमान हैं वो भी सुनेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। रमन मलिक जी जो है सुनने के बाद वो प्रतिक्रिया देंगे। एक बार मैं कहूँगा पीसीआर से जो वो प्ले करें फिर से। जुताई नू को सारी जितवा देंगे नू तो बेरा ना चोरी का निशान गुस्सा है। गलत जगह दबाया हो पर चोरी हाथ का निशान है ताई, अरे वो हाथ का निशान है, थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख में बढ़िया रात में दबा दे, दिल्ली लगेगा जाके ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि सब लोगों ने अपने वक्तव्य दे दिया है, सबको पता भी है। 10 साल में जो संघर्ष, जो अपमान हमने सहा है, अभी टाइम आ गया है बदला लेने का। बदला लेना है बेरोजगारी का, बदला लेना आपके अपमान का। जो हमारे सरपंच हैं, आशा वर्कर हैं, चाहे पहलवान हैं, चाहे किसान हैं, हम अपनी जान लगा देते हैं अपनी पगड़ी की रक्षा करने के लिए, इसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए। फोगाट की। रमन मलिक साहब, अब आप बताइए, आपने भी सुना है, मैंने ही सुना है, क्या इसको आप निकालेंगे, क्या इसके पीछे की आप मंशा समझ रहे हैं? ये मैंने तो वो नहीं सुना जो अपना बालमुकुंद जी सुनवाना चाहते थे, वो तो मैं नहीं सुन पाया। दिल्ली सुने आपने? दिल्ली कहाँ बोला? दोबारा सुन लो। दिल्ली ना बोला। अगर दिल्ली नहीं बोले होगा डिबेट बीच में छोड़ दूंगा, जिंदगी में सुदर्शन टीवी पे नहीं आऊंगा। अगर दिल्ली नहीं बोले होगा। अरे बालमुकुंद जी, मैंने तो पूरी बाइट सुना दी आपको। आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आप लोग सारे लोग धमकी दे रहे हैं। अरे जब मैं आऊंगा नहीं, मैं वोट नहीं दूंगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। आप लोग क्या धमकी वाले कल्चर से बाहर आइए सर। अरे आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? अब नहीं आना है, आपकी खुशी है, अब धमका के मत बोलिए। ना निकालते हैं इस पूरे बयान का, क्या किस दृष्टि से देखते हैं इस बयान को? ये जो थप्पड़ वाली बात हाथ की कही गई है, कैसे देखते हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अनम्यूट करें सर एक बार आपने आपको।
सुरेंद्र स्वामी जी अनम्यूट करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। थप्पड़ की आवाज दिल्ली तक जाएगी जनाब। ये थप्पड़ की गूंज, आप तो कर्मा फिल्म याद दिला रहे हैं मुझे। दिल्ली। हाँ हाँ हाँ, म्यूट कर रखा है। स्वामी जी आप मोबाइल को अनम्यूट करें, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। अब आई आपको? हाँ अब आ रही है जी। जी, मैं ये कह रहा था कि यही तो अब राजनीति का स्तर है। और जो विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं वो तो कोई किसी और, उनका एक ही उद्देश्य है कि उनको बदला लेना है, उनकी थप्पड़ की गूंज दिल्ली पहुंचानी है। अब वो जनता किसको थप्पड़ मारेगी, किसकी गूंज पहुंचेगी, वो तो वोटिंग के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप राजनीति में आ जाते हैं, राजनीति ज्वाइन करते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि राजनीति कोई बदले का खेल नहीं है। राजनीति में आपको मौका मिला है, आपकी जनता की सेवा करने का मिला है। वहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको वोट नहीं देंगे, वो भी होंगे जो आपको वोट देंगे। तो अगर आप ये थप्पड़ी लिए घूमते रहेंगे, जो भी हो, खाली मैं विनेश की बात नहीं कह रहा हूँ, जो भी बदले की भावना से राजनीति करने आएगा वो बहुत दूर की राजनीति नहीं करेगा, उसको अच्छे संदर्भ में नहीं लेते हैं। आपकी लड़ाई थी, अपनी पहलवानी की लड़ाई थी, वो लड़ाई खत्म करके आप यहाँ पे आ गई हैं अब चुनाव लड़ने के लिए। जब आप राजनीति में आ गई हैं तो आपको ये देखना है कि राजनीति है किस चीज के लिए। बिल्कुल। क्या ये आपके पुराने सा आपके साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजनीति है, या आप अपना एक नया कैरियर चुन रही हैं, उस कैरियर में आप आगे बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लग रहा है कि जो बालमुकुंद जी जो कह रहे थे उनको जवाब मिल गया है। बालमुकुंद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से सुरेंद्र स्वामी जी ने जो कहा है, आप बताइए किस तरह से आप इस पूरे बयान को ले रहे हैं। देखिए, स्वामी जी ने जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छा किया। सुरेंद्र जी का ये परिपक्व है, इनका तजर्बा भी है, एक अच्छी जिस तरीके से इनकी उम्र है, इनका अनुभव है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन होता क्या है कि जो लोग उनकी उम्र के हिसाब से भी देखे जाए, जो जख्म उनको मिले हुए हैं, तो जख्म भरने में टाइम लगेगा। हालांकि शालीनता के मामले में जो सुरेंद्र जी ने कहा है वो एक सभ्य समाज में इसकी दरकार है, इसकी जरूरत है। और राजनीति की अपनी मर्यादाएं हैं, उसमें शालीनता का अपना स्थान है। मैं समझता हूं बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। एक विश्लेषक के तौर पर इनके शब्दों का मैं स्वागत करता हूं, और हमें भी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। राजनीति मर्यादा का ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। आप जो धमकाने लगते हैं, मैं सुदर्शन न्यूज में नहीं आऊंगा, आपको भी थोड़ा सा रखना चाहिए। धमकाइए मत। नहीं, इतना प्यार से बुलाते हैं आपको। नहीं, वो मेरी जवान, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भी कहता हूँ कि अगर वो सत्यता है, वो मेरी पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा है और सच्चाई के साथ मुझे खड़े रहना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाएगी आवाज, वो मैं भी उस पर खड़े हूँ। मैं सुदर्शन चैनल एक राष्ट्रीय चैनल है, जिम्मेवारी से आपको आवाज रखनी चाहिए। कुछ चीजों का विरोधाभास है हमारा। जैसे अब आपने 2014 से आंकड़े दिखाए, तो आप जब से हरियाणा बने सबसे दिखाते, अब पता लगता है बीजेपी की 2 सीट आती थी, कभी 3 नहीं आई। आप 14 से उठा रहे हो। देश 14 में आजाद नहीं हुआ, तो आपके खिलाफ चला जाता सर, वो तो आपके खिलाफ जाता। आपको तो खुश होना चाहिए। मेरी बात सुनिए। एक पार्टी स्ट्रगल करके यहाँ तक आई है। हर एक आदमी जीरो से ही शुरू होता है। मैं प्रवक्ता के साथ साथ मास कम्युनिकेशन में पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च करता हूँ। हाँ। और मतलब कोशिश करता हूँ चीजों को समझने की। और जब पीएचडी करने लग रहे हैं किसी विषय पर, लंबा अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं, तो सर, वो पार्टी के प्रवक्ता होकर के आप जो है ना बिल्कुल बैलेंस जर्नलिज्म नहीं कर पाएंगे। पार्टी छोड़िए तब कर पाएंगे। मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। मैं तो बल्कि चाहता हूँ मैं आपको आप कांग्रेस में रह करके जर्नलिज्म कैसे करेंगे? आप ही तो कह रहे जर्नलिस्ट को निष्पक्ष होना चाहिए। आप तो खुले तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपको बता रहा हूँ मैं, आपको तो यही तो बता रहा हूँ। आप 2014 की बजाय इसको कम से कम 2000 से उठाओ। जब से हरियाणा बना जब से उठाओ। मैं ग्राफिक्स बनाऊंगा तो एक बार बनाने से पहले मैं पूछूंगा, कल से मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा आपसे पूछे थोड़ा। चलिए ठीक है, आज के लिए बताइएगा। आज के लिए आप जर्नलिस्ट के रूप में लेकिन बताइएगा, प्रवक्ता के तौर पे मत बताइएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए समय मुझे रोक रहा है। बालमुकुंद शर्मा जी, कल हम फिर बैठेंगे और लंबी एक बातचीत करेंगे आपके साथ। सुरेंद्र जी आपका भी, और साथ ही रमन जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की अपनी बाध्यताएं। अब जम्मू कश्मीर भी हमें जाना है, जहां 24 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ है। वहां किस तरह से अभी हालात, कितना % वोट आया, चलिए बहुत जल्दी से बता रहे हैं। सीधे वहां से हमारे ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? 24 सीटों पर 3 बजे तक 50.65% जो है वोटिंग हो चुकी है। और इंदरवाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए ये दक्षिण
दक्षिण कश्मीर है ना, ये दक्षिण कश्मीर है, मुझे लग रहा है कि ये अब तक का रिकॉर्ड है। 3 बजे तक इंदरवाल में 72.20% और पहलगाम में देखिए 58.89% वोटिंग हुई है। ये बताता है कि बुलेट का जवाब बैलेट से, ये नया कश्मीर है जो बड़ी संख्या में आज निकला है लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी करने, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। बुलेट का जवाब बैलेट से मुकेश जी दिया जा रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसी कश्मीर का इंतजार था, इसी कश्मीर को देश देखना चाहता था और इसी कश्मीर को वहां के लोग भी देखना चाहते थे। और जिस तरीके से लोकतंत्र में उन्होंने अपना विश्वास जताया है कश्मीरियों ने, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन वहां पर अभी परसेंटेज देख करके लग रहा है कि वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है। और इशारा किया जा रहा है प्रोग्राम को खत्म करने का, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। अगर समय होता तो मैं आपको, या रोहिल बशीर भी हमारे साथ है, लेकिन लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे। हर एक पल पल की वोटिंग की अपडेट जो आपको दिखाएंगे। रात में 9 बजे भी जो है पूरा जो आज वोटिंग हुई है उस सबका डिटेल के एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे रात में 9 बजे। अभी के लिए फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।